प्रतिमान क्यों जरूरी क्यों बना? इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम समाज विज्ञान को किस तरह से भारतीय भाषाओं में लाएं। जब हम समाज विज्ञान की बात करते हैं तो उसका मकसद ये कहना नहीं होता कि भारतीय भाषाओं में गंभीर विचार विमर्श नहीं होता। भारतीय भाषाओं में शुरू से ही बहुत गंभीर विचार विमर्श होता रहा है। बड़े पैमाने पर विमर्शी साहित्य भारतीय भाषाओं में आपको पूरा का पूरा मार्क्सवाद मिल जाएगा, पूरा का पूरा लोहियावाद है, पूरा का पूरा गांधीवाद मिल जाएगा। तमाम भारतीय दर्शन भारतीय भाषाओं में है, पश्चिम की महान रचनाओं के अनुवाद हैं, और भारतीय भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है, जो इतिहास लिखा गया है, और जो सारी चीज़ें भारतीय भाषाओं में मौजूद हैं। असली समस्या ये है कि जिसको हम आधुनिक समाज विज्ञान कहते हैं, जो कि विश्वविद्यालयों में और शोध संस्थानों में पढ़ा जाता है, उसकी पहली भाषा, उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, वो अंग्रेजी है। और ये हमारी औपनिवेशिक आधुनिकता की समस्या है। अब सवाल ये है कि उसको भारतीय भाषाओं में कैसे लाया जाए। इसका एक तरीका है कि अनुवाद के जरिए लाया जाए, और अनुवाद के जरिए तो हम लोग लाते ही रहे हैं, लेकिन क्या अनुवाद ही हमारा एकमात्र कमरा है इसमें हमें रहना है? और अगर अंग्रेजी का ये जो कमरा है भारतीय समाज विज्ञान का, इस कमरे से अगर हम बाहर निकलना चाहेंगे तो हमें उस कमरे में कुछ कदम रखने पड़ेंगे, तभी हम दरवाजे तक पहुंचेंगे बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए कुछ अनुवाद तो हमें करना ही पड़ेगा, और अनुवाद के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे। लेकिन सही अर्थों में समाज विज्ञान भारतीय तब बनेगा जबकि उसे भारतीय भाषाओं में रचा जाए। और इसके पीछे एक सिद्धांत है, इसके पीछे एक सुचिंतित सिद्धांत है, जो कि 20वीं सदी के पहले दशक में स्थापित किया गया था। वो सिद्धांत ये है कि जब भाषा बदलती है तो यथार्थ की प्रतीति और यथार्थ की समझ भी बदल जाती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। 20वीं सदी के पहले दशक में जो एक भाषाई क्रांति हुई, जिसको हम भाषाई मोड़ कहते हैं, चिंतन, इसने यथार्थ और भाषा के अंतर संबंधों के ऊपर सोचने की प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल दी। वो यही है। अगर हम भारतीय भाषाओं में मैंने बहुत से समाज वैज्ञानिकों से बातचीत की है जो कुछ कुछ भारतीय भाषाओं में लिख लेते हैं। जैसे हमारे धीरूभाई शेठ हैं, तो वो गुजराती में लिख लेते हैं। सुभाष बलसीकर हैं, वो मराठी में लिख लेते हैं। पार्थ चटर्जी हैं और सुदीप टिकवराज हैं, वो लोग बंगला में समाज विज्ञान लिखने की क्षमता उनके अंदर है, और उन्होंने काफ़ी लिखा भी है। सब लोगों से बातचीत करके मेरे ऊपर मेरी समझ यही बनी है कि जब वो भारतीय भाषाओं में लिखते हैं तो उस समाज विज्ञान में, और जब वो अंग्रेजी में लिखते हैं तो उस समाज विज्ञान में कुछ फर्क होता है, और वो फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। उस फर्क को रेखांकित किया जाना जरूरी है, उस फर्क को चिन्हित किया जाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने पर हिंदी में विमर्शी काम कर सकने वालों की एक पीढ़ी बनी। पिछले 25-30 साल में ये पीढ़ी और भी ज़्यादा खुल के सामने आई है। विश्वविद्यालयों में वो पीढ़ी मौजूद है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे आप पाएंगे कि 60% से ज़्यादा छात्र वो हैं जो कि हिंदी में अपने डेजर्टेशंस लिखना चाहते हैं, जो हिंदी में अपने एमफिल लिखना चाहते हैं, जो हिंदी में अपनी PhD की थीसिस लिखना चाहते हैं। अब उनके लिए न प्रोफेसर सब उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते, जितनी भी रीडिंग मटेरियल मिलता है वो सब अंग्रेजी में है। और ये मान लिया गया है कि अनुवाद के जरिए भारतीय भाषाओं की दुनिया को समाज विज्ञान समृद्ध करता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अनुवाद एक महत्वपूर्ण मुकाम है जिस पे हमें खड़े रहना है, अनुवाद लगातार करते रहना है, लेकिन सिर्फ अनुवाद से काम नहीं चलने वाला है। अगर हम भारतीय भाषाओं में समाज विज्ञान लाना चाहते हैं, उसके जरिए भारतीय भाषाओं को समृद्ध करना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ समाज विज्ञान को भी समृद्ध करना चाहते हैं भारतीय भाषाओं से, तो हमें भारतीय भाषाओं में मौलिक समाज वैज्ञानिक लेखन करने का एक संस्था खड़ी करनी पड़ेगी, एक मंच प्रदान करना होगा। वो प्रतिमान वही मंच है। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि शायद 1993 में मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार से मिला। 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूटी, तो मैंने सोचा कि मैं एक सांप्रदायिकता के खिलाफ एक संकलन संपादित करूं। तो उन्होंने जो नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी का फेलो रहते हुए एक जो हिंदी के विकास की ऊपर एक जो शोध प्रबंध लिखा था, तो मैं उनको लेने के लिए उनके पास गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी अच्छी हिंदी लिखते हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं,
तो आपने हिंदी के ऊपर ये शोध की, अंग्रेजी में क्यों लिखी? इसे आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने काफी सोच के मुझे जवाब दिया, भाई जी आप बताइए, अगर मैं इसे हिंदी में लिखता तो मेरा इतना बड़ा लेख कहाँ छपता? वास्तव में उस वक्त तक ऐसी कोई पत्रिका नहीं थी जो कि बड़े बड़े 10,000 वर्ड के 20,000 शब्दों के लेख को तो हिंदी में लिखा हुआ समाज विज्ञान के लेख को प्रकाशित करने की जगह हो, जहाँ उसके ऊपर बहस हो सके, जहाँ उस लेख को परखने वाले विद्वान मौजूद हों, जहाँ उसका पीयर रिव्यू हो सके, उसकी पूर्व समीक्षा हो सके। तो प्रतिमान इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाला गया। इसके पीछे एक तकनीकी जरूरत भी है। तकनीकी जरूरत यह है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके नए नियमों के अनुसार अगर कोई पीएचडी करने वाला शोधार्थी है, अगर उसकी पीएचडी के डिसर्टेशन का एक हिस्सा किसी पूर्व समीक्षित पत्रिका में प्रकाशित नहीं होता है तो उसको पीएचडी अवार्ड नहीं की जाएगी। तो उस जरूरत को भी प्रतिमान पूरा करता है। और प्रतिमान जैसी पत्रिका में लिखने के लिए लोग आतुर होंगे तो एक माहौल बनेगा, बहस मुबाहिसे का माहौल बनेगा। साल में हम 2 अंक निकालेंगे, आगे अगर परिस्थितियां ठीक रहीं और हमारी ये कोशिश कामयाब रही तो उसको साल में हम 3 बार भी निकाल सकते हैं। मैंने अंक देखा और अंक को देखने से तो यही लग रहा है कि 6 महीने में निकालने में इसको आपको काफ़ी मेहनत लगी है जी, क्योंकि मुझको पहली पत्रिका ऐसी हिंदी में दिखी जो कि मुझको जिसका स्टैंडर्ड, माफ़ करिएगा लेकिन हिंदी वाला नहीं लगा। इसकी एडिटिंग बहुत प्यारी है। आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन अभी हम समझते हैं कि उसके प्रतिमान के पहले अंक के हम लोगों ने एक संपादक मंडल की बैठक की थी, तो उसकी डिजाइनिंग में और उसके संपादन में जो खामियां जो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने उसकी समीक्षा की और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले अंक में वो खामियां भी आपको ना मिले जो कि दूसरे लोगों को आमतौर पर नहीं दिखती हैं, लेकिन हम तो अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं और पता लगाते हैं कोई हमने क्या क्या गड़बड़ियां की। हमें पता है कि उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अगले अंक में कम से कम आत्मसंतोष के लिए ही सही, लेकिन हम चाहेंगे कि उन खामियों को भी हम लोग निकाल रहे हैं, उन खामियों को भी हम लोग निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी लगा। अच्छा, इसमें आपके जब आपकी प्रतिक्रियाएं क्या आई लेखों के ऊपर अभी तक? देखिए, पहला अंक बहुत विशाल है, दूसरा अंक शायद थोड़ा सा इससे छोटा होगा। पहला अंक करीब 500 पेज का है। दूसरा अंक शायद 350 पेज के आसपास है वो। तो पहला अंक चूंकि इतना बड़ा है तो लोगों को पढ़ने में थोड़ी देर लग रही है उसको, और उसमें विविध सामग्री है, विविध विषयों की ऊपर सामग्री है। कोई जरूरी नहीं कि एक पाठक सारे विषयों में रुचि रखता हो, तो वो अपनी दिलचस्पी के विषय में, मान लो किसी को थिएटर में रुचि है तो वो विदेश का लेख पढ़ेगा। मान लीजिए किसी को दलित पहचान के बनने की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है उसमें दिलचस्पी है तो वो चारू गुप्ता का लेख पढ़ेगा। जो दलित स्फीयर में जो उसके अंदरूनी अंतर्विरोध हैं तो वो बद्री नारायण का लेख पढ़ेगा। किसी को अगर भारतीय फेमिनिज्म की जो खास बातें हैं, हाँ, और उसका राष्ट्रवाद के साथ में और दूसरी विचारधाराओं के साथ में जो अन्योन्य क्रिया हुई है फेमिनिज्म के भारतीय रूप की, तो मेरा लेख पढ़ेगा या अनामिका का लेख पढ़ेगा। तो इस तरह से किसी को अगर मान लीजिए समाज विज्ञान की दुनिया में जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत में जो बहसें चल रही हैं तो उसके ऊपर वो आदित्य निगम ने पार्चुलर्जी के जो पॉलिटिकल सोसाइटी की थ्योरी की गवेषणा की है वो उसको पढ़ेगा। जिनको मंटो के साहित्य में दिलचस्पी है और उस जमाने में किस तरह से राजनीतिक साहित्य का निर्माण हो रहा था और उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इसका एक नमूना हिलाल अहमद ने पेश किया है। तो इस तरह से उसमें बहुत तरह की सामग्री है। इसको पढ़ने और इसमें अभी तक जितनी भी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं वो सारी की सारी बहुत सकारात्मक है और लोग उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह के बहुत से अंक निकालेंगे और एक लंबी श्रृंखला चलेगी। तो देखिए, पत्रिकाओं का जीवन जो है वो मनुष्य के जीवन की तरह होता है। जैसे मनुष्य का जीवन बचपन बड़ा असहाय होता है मनुष्य और लंबा होता है। मनुष्यों का समाज इसीलिए बन भी पाता है क्योंकि एक बच्चे को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए बहुत दूसरों पर बहुत निर्भरता बहुत होती है उसकी। कम से कम 15-16 साल 18 साल तक मनुष्य को अगर दूसरे मनुष्य मदद ना करें
तो वो नष्ट हो जाएगा। तो पत्रिकाओं को भी शुरू में उसी तरीके से सहेजना पड़ता है। जब इस पत्रिका के 15 अंक निकल जाएंगे, यानी कम से कम ये 6-7 साल निकल जाएगी पत्रिका, तब हम कहेंगे कि इसके पैर कुछ जमने लगे। अगर पत्रिका मासिक है तो मैं मानता हूं कि उसके कम से कम 36 इशू यानी 3 वर्ष तक निकलनी चाहिए। 3 साल बाद मैं मानता हूं कि उसके पैर जम सकते हैं। जो पत्रिका एक साल में या 1.5 साल में या 2 साल में बंद हो जाती है, लोग उनको भूल जाते हैं। 3 साल निकलने के बाद लगने लगता है कि अब ये चलने लगेगी, उसको अपने भविष्य को लेकर क्या योजना है? मुख्य तौर पे इस पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा कार्यक्रम के जरिए होता है, जो कि हमारा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जिसको हिंदी में विकासशील समाज अध्ययन पीठ कहते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इस पत्रिका के इर्द गिर्द, इस पत्रिका को मंच, केंद्रीय मंच के रूप में मानते हुए, स्थापित करते हुए, एक इर्द गिर्द हम एक छोटी सी दुनिया बनाए, और एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदी में विमर्शी चिंतन करने वाले और लिखने वाले लोगों की आवाजाही लगातार होती रहे। वो उससे जुड़ें, हमारे यहाँ आएँ, हमारे साथ मिलकर काम करें। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की इतनी आर्थिक क्षमता पैदा कर सकें, ऐसी संस्थागत कुव्वत पैदा कर सकें अपने अंदर, कि हम लोगों को कुछ फेलोशिप दे पाएँ। इसमें हिंदी में जो हिंदी का जो हिंदी साहित्य का संसार है, उसमें से भी कुछ लोगों को हम छांट के लाएँ, और दूसरे जो लोग समाज विज्ञान की दुनिया में काम करते हैं, चिंतन की दुनिया में काम करते हैं, उन लोगों को भी हम यहाँ पे लाएँ और कुछ दिनों की फेलोशिप दे पाएँ। देखिए, तमाम विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में ऐसे बहुत से लोग पढ़े हुए हैं जो कि जिनके पास कुछ बहुत नए किस्म के विचार हैं, नए किस्म की परियोजनाएं हैं। तो उन लोगों को चाहिए आर्थिक मदद, और उन लोगों को चाहिए विद्वानों की सोहबत, ताकि वो अपने विचारों को और ज़्यादा बांट सकें। उनको तो केवल फेलोशिप लेने से ही काम नहीं चलेगा। केवल ये नहीं होगा कि हम आपको महीने में इतने रुपए देंगे, आइए आप ये काम कीजिए। बौद्धिक विकास भी, और बौद्धिक रूप से विकास करने का तो हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन लगातार समाज स्थापित समाज वैज्ञानिकों के साथ में उनकी जो अन्योन्य क्रिया होगी, लगातार उनके साथ जो बातचीत होगी, उनके साथ बैठक होगी, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर सोचा जाएगा, तो उससे उनको बहुत लाभ होगा। उससे वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में हम चाहते हैं कि हिंदी की दुनिया आगे बढ़े। देखिए, हिंदी की दुनिया में पत्रकारिता का बहुत विकास हो चुका है, साहित्य का हिंदी की दुनिया में बहुत विकास हो चुका है। हिंदी की दुनिया में जो कमी है, वो कमी यही है कि हम समाज विज्ञानों में हमारी पहुंच वहाँ नहीं है। तो इस कमी की जड़ कहीं नजर आती है आपको? इस कमी का मतलब शुरुआत या कहीं कुछ नजर आता है जहाँ से आप सोचते हो कि इस कमी को हम दूर कर सकते हैं? इस कमी की जड़ मुख्यतः ये है कि हम लोग भारतीय भाषाओं में काम नहीं करते। मैं आप प्रोफेसर सुदीप कविराज का एक बहुत मशहूर लेख है जो सेकुलर डिस्कोर्स के ऊपर है, तो उसमें वो कहते हैं कि सेकुलर डिस्कोर्स आज़ादी के बाद में अलोकप्रिय क्यों हुआ, ये लोगों ने उसकी उपेक्षा करनी क्यों शुरू की। आज़ादी की पहले ये स्थिति नहीं थी। आज़ादी के पहले भी हिंदू मुसलमानों के बीच में फर्क था, उन दोनों के बीच खाई पैदा करने वाली राजनीति थी। मुस्लिम लीग आज़ादी की पहले भी थी, अंग्रेज लोग भी उन दोनों के बीच में फर्क डालने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाते थे, और ये बात 19वीं सदी की शुरुआत से चली आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलर डिस्कोर्स आज़ादी के बाद के ज़माने के मुताबिक उस ज़माने में ज़्यादा स्थापित था, उसकी साख ज़्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि वो सेकुलर डिस्कोर्स भारतीय भाषाओं में चलाया जाता था। हमारे जितने भी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के नेता और बुद्धिजीवी थे, नेता और बुद्धिजीवी अलग अलग नहीं हुआ करते थे। नेता होता था वही बुद्धिजीवी होता था, बुद्धिजीवी नेता हुआ करता था, वही समाज सुधारक भी होता था, वही हमारा सांस्कृतिक नेता भी हुआ करता था। तो वो लोग जो थे, वो लोग जिसे आप इफेक्टिव बाइलिंगुअल कहते हैं, वो थे। वो अंग्रेजी में भी कुशल थे और साथ में अपनी अपनी भारतीय भाषाओं में भी कुशल थे। उन्होंने अपने ज्यादातर प्रमुख ग्रंथ जो वो भारतीय भाषाओं में लिखे। हिंद स्वराज तो गुजराती में लिखा गया था, तिलक का गीता रहस्य तो मराठी में लिखा गया था। जो
क्षेत्रों में जो अस्मिताएं बनी हैं, जो सांस्कृतिक अस्मिताएं बनी हैं, उनके पीछे उन भाषाओं में लिखी हुई महान कृतियां। अब जो गुजराती अस्मिता बनी है, मान लीजिए उसके पीछे हम कह सकते हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी का लिखा हुआ सरस्वती चंद्र उपन्यास है, तो तकरीबन 1000 पेज का हुआ करता था। या मान लीजिए जो उड़िया अस्मिता बनी है, उसके पीछे आपको फकीर मोहन सेनापति का साहित्य मिलेगा जो उड़िया में लिखा हुआ है। और बंगला अस्मिता के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, हम लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से बनी है। और हिंदी क्षेत्र में भी जो अस्मिता बनी है, जो सांस्कृतिक अस्मिता हम लोगों की बनी है, उसके पीछे तमाम भारतीयों हरिश्चंद्र से लेकर और रामविलास शर्मा तक एक बहुत बड़ी परंपरा है, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। अब तो ये जो समस्या है, ये नजारा आप समाज विज्ञान की दुनिया में नहीं देखते। ये जो आजादी के ठीक पहले ये दुर्घटना हो गई थी, जिसमें ये दुर्घटना क्यों हुई, इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। हमने अपनी विश्वविद्यालय प्रणाली किस तरीके से बनाई, उच्च शिक्षा में किस तरह से अंग्रेजी का रुतबा गालिब हो गया, और हम हिंदी को और अन्य भारतीय भाषाओं को हमने उस शिक्षा के माध्यम से बाहर रखा। इन सब बातों पर ये जो बहुत ही अप्रिय और कड़वा इतिहास है, इस इतिहास के ऊपर भी शोध करने की आवश्यकता है। ये कहानी भी ठीक से कहे जाने की जरूरत है कि आज हम इस हालत में क्यों पहुंचे। कोई ना कोई तो है इसके पीछे, कुछ ना कुछ तो है आज जो हिंदी को इस तरह से दबाया गया। CSDS का इसमें क्या सहयोग रहता है? हम लोग तो CSDS के अंग हैं, और ये भारतीय भाषा कार्यक्रम है, वो CSDS का ही मानस पुत्र है। हमारे यहाँ हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं प्रोफेसर धीरूभाई शेठ, उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा, और उसके बाद प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह और प्रोफेसर योगेंद्र यादव, जिनको आप सब लोग उनके TV अपीयरेंसेस के जरिए जानते हैं, वो लोग उनके सहयोगी थे। वो लोग सब इसमें एकमत थे कि एक ऐसा कार्यक्रम CSDS में चलाया जाए, जिसमें अगर भारतीय भाषाओं में काम होगा तो हम निश्चित रूप से ये जो पूरा डेरिवेटिव डिस्कोर्स है समाज विज्ञान का, इसमें हम पश्चिमी सिद्धांतों, पश्चिमी दर्शन पे ही काफ़ी कुछ निर्भर करते हैं, इस जकड़बंदी से निकला जा सकेगा। और उससे निकलने का एक ही तरीका है कि हम लोग भारतीय भाषाओं में कुछ काम करना शुरू करें। उसके लिए कुछ हम रिसोर्सेज दें, कुछ आर्थिक संसाधन लगाएं, और कुछ लोग, मैं पत्रकारिता छोड़कर CSDS में आया तो उसके पीछे इन्हीं लोगों की कोशिश थी। इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप आइए, आप अगर इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी लगा कि करने लायक काम है। तो लगाई नौकरी इंडियन एक्सप्रेस में छोड़ के मैं आ गया यहाँ पर। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत चेतावनियाँ दी कि आप वहाँ मत जाइए, और शुरू में तो आपको टेम्परेरी रखा जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने कहा नहीं, काफ़ी पत्रकारिता मैं कर चुका हूँ और अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, और मुझे खुशी है कि मैंने वो निर्णय लिया, और आज मैं बहुत इस काम में बहुत अपने आप को सुखी महसूस करता हूँ। नहीं, आपका सुख जो है, उस सुख से जो उत्पत्ति हो रही है उस समाज तक पहुँचे, उसके लिए तो मैं आपको भी साधुवाद देना चाहूँगा। और खैर रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अच्छा हुआ रिस्क। मैं तो कहूँगा कि आपने अच्छा हुआ रिस्क लिया, ना लेते तो शायद प्रतिमान हाथ में ना होते वाले। और अभी आप कह रहे थे ना कि कुछ और इससे जुड़ी चीज़ें, आप प्रतिमान से जुड़ी हुई चीज़ें बनाना चाह रहे हैं। तो प्रतिमान से जुड़ी हुई चीज़ों में से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग साल में कम से कम 2 व्याख्यान मालाएँ करें। अच्छा। एक व्याख्यान माला तो प्रतिमान का जब हम लोगों ने लोकार्पण किया था, उसकी शुरुआत की थी हमने प्रतिमान व्याख्यान माला में। पहला व्याख्यान प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी ने दिया था, इसका शीर्षक था उर्दू अदबी रिवायत की सच्ची त्रिवेणी। इसमें प्रोफेसर फारूकी कहना था कि ये मानना कि उर्दू केवल अरबी फारसी परंपरा की ही देन है, उर्दू का जो काव्यशास्त्र है वो अरबी फारसी परंपरा की देन है, उचित नहीं है। उर्दू 3 परंपराएं हैं, एक अरबी फारसी की परंपरा भी है और साथ में संस्कृत की परंपरा भी है। और संस्कृत की परंपरा ने ही दरअसल इस उर्दू के काव्यशास्त्र को स्थायी रूप से बदला है। ये मानना कि हमने प्लेटो और अरस्तू से लिया है अपनी, जैसे पश्चिम में काव्यशास्त्र आया है, मतलब उस तरह से नहीं है। बहुत उम्दा किस्म का उन्होंने व्याख्यान दिया। तो हम चाहते हैं कि 2 तो कम से कम व्याख्यान मालाएं हम लोग साल में आयोजित करें। उसके बाद में कुछ हिंदी में काम करने वाले विद्वानों को, तो जो सुपरिभाषित अर्थों में समाज वैज्ञानिक नहीं है, यानी वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या इतिहासकार या अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री नहीं है, उन लोगों को CSDS के साथ जोड़ने के लिए भी कुछ हम लोग फेलोशिप्स चलाएं।
कोई पत्रिका और भी निकालने का ऐसा? अभी तो तुरंत कोई दूसरी पत्रिका निकालने का नहीं है, क्योंकि अभी अंग्रेजी में हम लोगों को कुछ दो पत्रिकाएं निकालनी है। एक तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक पत्रिका निकालनी है, जो कि हमारे भारतीय भाषा कार्यक्रम, उसी तरह से हमारा एक कार्यक्रम है लोकनीति। तो लोकनीति में जो साथी चलाते हैं वो लोग उस पत्रिका को निकालने के बारे में सोच रहे हैं। फिल्म स्टडीज पे ऑलरेडी हम एक बायोस्कोप नामक पत्रिका निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही उम्दा पत्रिका है, जो प्रोफेसर रवि सुंदरम, जो फिल्म हिस्टोरियन है बहुत मशहूर है, वो उसके संपादक हैं बायोस्कोप। तो पत्रिकाओं में तो अभी हम लोग मेरे ख्याल से ये काफ़ी है इतना। अगर इन पत्रिकाओं को भी हम लोग नियमित रूप से और अच्छी तरीके से निकाल पाएँ कुछ वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक आगे, तो बड़ा काम होगा। क्योंकि अब ऐसा बहुत सा काम अपने ऊपर ले लेना जिसको हम निभा ना पाएँ, वो भी उचित नहीं। फिर एक और काम हम जो भारतीय भाषा कार्यक्रम में कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा आर्काइव बनाएं। अच्छा। हाँ, आर्काइव बनाएं जिसके अंदर पुराने ज़माने की जो पत्रिकाएं थी, सरस्वती वगैरह, उन सबको भी लाया जाए, उनके अंकों को भी जमा किया जाए। और पिछले 30-40 साल में लघु पत्रिकाओं की दुनिया में जो बढ़िया चीज़ें छपी हैं, वो सब भी हमारे पास मौजूद हैं। और उन पत्रिकाओं को उन सारी सामग्री को किसी ने डिजिटलाइज करके उसको हम उस आर्काइव को ऑनलाइन लाएँ, ताकि वो सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो पाए।